चलो भाई, तो सॉल्यूशन का चैप्टर चल रहा था हमारा, ठीक है ना। न्यूमेरिकल हमने उसके अंदर देख लिए थे। अरे ठीक है भाई, सारी की सारी कंसंट्रेशन टर्म्स देख ली, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देख लिया कि सॉल्यूशन कितने टाइप का है, कितने तरह का होता है, सारी चीजें हम देख चुके हैं। आज हम लेक्चर में पढ़ने वाले हैं उससे आगे की चीज, ठीक है भाई। तो सॉल्यूशन का बेटा ये हमारा 5वां लेक्चर है और 5वें लेक्चर में आज हम बात करेंगे किसके बारे में, सॉल्युबिलिटी के बारे में। तो सॉल्युबिलिटी का वैसे थोड़ा सा आइडिया मैंने आपको कल दे दिया था। क्या कहा था मैंने? सॉल्युबिलिटी का मतलब ये है कि नॉर्मल टेम्परेचर पर आप किसी सॉल्वेंट के अंदर कोई सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं। क्या बोला भाई मैंने? कि नॉर्मल टेम्परेचर पर आप किसी सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, किसी लिक्विड में कोई सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, तो उसको जो डिसोल्यूशन का प्रोसेस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? उसी को सॉल्युबिलिटी बोलेंगे, ठीक है। तो कहा भी गया है कि मैक्सिमम अमाउंट यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर पर बिना कुछ आप घटाए बढ़ाए टेम्परेचर को, आप एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर मैक्सिमम अमाउंट आप जो किसी भी सब्सटेंस की डिसॉल्व कर सकते हैं किसके अंदर, किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? सॉल्युबिलिटी बोलेंगे। आ रही बात समझ में? ऐसा नहीं है कि भैया कोई सब्सटेंस घुल नहीं रहा, जबरदस्ती तुमने बहुत हाई टेम्परेचर कर दिया, बहुत प्रेशर कर दिया, तो उसे भी हम सॉल्युबिलिटी कंसीडर करेंगे। हमें नॉर्मल टेम्परेचर और नॉर्मल प्रेशर लेकर के रखना है। तो यहां पर आपके सिलेबस के अंदर दो सॉल्युबिलिटी आपको पढ़नी है। तो पढ़नी है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अगर आप लिक्विड सॉल्यूशन सॉल्वेंट के अंदर क्या ऐड कर रहे हो भैया? सॉलिड सॉल्यूट ऐड कर रहे हो। और एक आता है आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अगर आप लिक्विड के अंदर क्या ऐड करते हो? गैस को ऐड करते हो। तो भाई ये आपको क्या रखना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो सॉल्युबिलिटी किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है? 3 फैक्टर आपको याद रखने हैं। सबसे पहला कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट की क्या नेचर है आपकी, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद में टेम्परेचर भी सॉल्युबिलिटी को डिसाइड करेगा और प्रेशर भी क्या करता है? सॉल्युबिलिटी को डिसाइड करता है। अरे ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है। चलो भैया आगे चलते हैं। सॉल्यूट की नेचर और सॉल्वेंट की नेचर कैसी होती है ये मैं आपको भी बताता हूं, ठीक है। एक फंडा होता है, कॉन्सेप्ट का नाम है लाइक डिसॉल्व लाइक। क्या नाम है भाई? लाइक डिसॉल्व लाइक। इसका मतलब क्या है? जो जैसा है वो वैसे में घुलेगा। कॉमन सेंस की बात है। जो जैसा है वैसे में घुलना क्या मतलब है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, बिल्कुल कॉमन सेंस की एक बात बतानी है भैया आपने, और वो बात ये है कि क्या तुम पानी के अंदर मिट्टी का तेल घोल सकते हो, कोई ऑयल घोल सकते हो? नहीं घोल सकते। क्यों नहीं घोल सकते सर? दोनों की नेचर अलग अलग है। तो लाइक डिसॉल्व लाइक का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है? इसका सीधा सीधा कॉन्सेप्ट यही है सर, जो जैसा होगा वो वैसे में ही घुलेगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई पोलर चीज है तो वो किसमें घुलेगी? पोलर सॉल्वेंट के अंदर। नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर घुलेगा। अरे बात समझ में? तो यही यहाँ पर कहानी है कि पोलर सॉल्यूट घुला किसके अंदर? पोलर सॉल्वेंट में। और नॉन पोलर सॉल्यूट कहां घुलता है? नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर घुलता है। इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं भाई? लाइक डिसॉल्व लाइक बोलते हैं, ठीक है। अब सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर कि हम कितना सॉल्युबल कर पा रहे हैं, हम चीजों को घोल पा रहे हैं नहीं घोल पा रहे, अच्छी तरह से डिसोल्यूशन हो रहा है नहीं हो रहा है, इस बेसिस पर आपके सॉल्यूशन 3 टाइप के होंगे। कितने टाइप के? 3 टाइप के। मुझे ऐसा लग रहा मैंने करा दिया आपको, हो गया कल ये। चलो रिवाइज भी हो जाएगा। कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं भाई? 3 टाइप के। नंबर 1 पे क्या है? अनसैचुरेटेड। नंबर 2 पे सैचुरेटेड। तीसरे पे क्या होता है? सुपर सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है सर? कांस्टेंट टेम्परेचर है और आप उसके अंदर कोई सब्सटेंस को डिसॉल्व कर सकते हैं, घोल पा रहे हैं बड़ी आराम से, कोई परेशानी नहीं हो रही। समझ में आ रही बात? तो उसे हम क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड बोलेंगे। सैचुरेटेड का मतलब क्या है सर? उसी सेम टेम्परेचर पर अब चीज घुलना बंद हो गई, कोई सॉल्यूट घुलना जस्ट बंद हो जाता है। अब आप उसे अंडर उसी दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कोई चीज का डिसोल्यूशन आगे नहीं कर पा रहे, तो वो सैचुरेशन पॉइंट पर आ चुका है। और सुपर सैचुरेटेड का मतलब क्या है कि आप अब उसको क्या करोगे? टेम्परेचर बढ़ाओगे। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसके अंदर सॉल्युबिलिटी उसकी बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। समझ में आ रही बात? फॉर एग्जाम्पल, मैं चीनी को पानी के अंदर अगर मैं घोलने लगूं, तो शुरुआत में मैंने पानी के अंदर चीनी डाली तो वो आराम से घुल जाएगी। तो पानी का चीनी का जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा? अनसैचुरेटेड। मैं घोलता जा रहा घोलता जा रहा घोलता जा रहा, चम्मच से हाथ से चम्मच से घोलता जा रहा, तो एक टाइम ऐसा आएगा चीनी घुलनी बंद हो जाएगी, नीचे बैठनी स्टार्ट हो जाएगी। वो सॉल्यूशन कैसा होगा? सैचुरेटेड। फिर मेरे तो भैया क्या है, मेरे दिमाग में गड्ढा है, मैं क्या करूंगा? मैं सीधा सीधा कॉन्सेप्ट क्या करूंगा? मैंने उसे रख दिया किसके ऊपर? गैस के ऊपर। अब मैंने उसे गर्म करना शुरू कर दिया, उस सॉल्यूशन को गर्म किया। अब गर्म करने पर मैं चीनी घोलता जा रहा घोलता जा रहा घोलता जा रहा घोलता जा रहा, एक टाइम ऐसा आएगा कितना भी टेम्परेचर में बढ़ा लो, कितनी भी चीनी में डाल लो, चीनी आगे घुलना बंद हो जाएगी और वो बन चुकी होगी चाशनी। समझ में आ रही बात? उस सॉल्यूशन को मैं क्या बोलूंगा भाई? उस सॉल्यूशन को बोलूंगा सुपर सैचुरेटेड। तो यही लिखा है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर डिसोल्यूशन इजीली हो रहा, सैचुरेटेड में मैक्सिमम डिसोल्यूशन हो रहा नॉर्मल टेम्परेचर पर। और सुपर सैचुरेटेड का मतलब क्या है कि इंक्रीज बढ़ाने का टेम्परेचर को बढ़ाने के बाद भी आप उसके अंदर फर्दर डिसोल्यूशन
नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो पहला फैक्टर था हमारा कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट की नेचर क्या है, वो हमने यहाँ पर क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। बेटा दूसरा फैक्टर आता है टेम्परेचर का। दूसरा फैक्टर क्या आता है, टेम्परेचर का। और वो टेम्परेचर का फैक्टर हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा ऐसे सॉल्यूशन की जिसमें हमारा सॉल्यूट क्या हो, गैस हो, और सॉल्वेंट क्या हो बेटा, हमारा लिक्विड हो। यानी कि गैस इन लिक्विड टाइप के सॉल्यूशन के अंदर हम टेम्परेचर की बात करेंगे। अभी यहां से सुनो, कॉमन सेंस है, क्या लिखा हुआ उसे छोड़ दो। ठीक है, अब देखिएगा सर मेरे पास में ये कंटेनर है, हाँ या ना, इस कंटेनर के अंदर मैंने कोई भी तो लिक्विड भर लिया। अरे कोई दिक्कत वाली बात है भाई, कोई परेशानी नहीं, लिक्विड भर लिया। अब इस लिक्विड भरने में अब मैं क्या कर रहा हूं, इस कंटेनर के अंदर बेटा मैं गैस डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, इस कंटेनर के अंदर मैंने क्या रख दी, इस कंटेनर के अंदर मैंने कोई गैस डिसॉल्व कर दी। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात है। अब क्या होगा, अब ये होगा बिल्कुल नॉर्मल सा फंडा देखिएगा कि कोई गैस इसके अंदर घुली हुई है। अब अगर मैं इस कंटेनर को भाई नीचे से क्या करना शुरू कर दूं, नीचे से हीट देना शुरू कर दूं, हीट देना शुरू कर दूं, तो क्या होगा, क्या ये गैस अब भी इसके अंदर घुली रहेगी? नहीं। जो एनर्जी मैं नीचे से दे रहा हूं गैस का मॉलिक्यूल वो एनर्जी लेगा और सिस्टम से क्या करने लगेगा भाई, एस्केप करने लगेगा। इसका मतलब गैस के केस में अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो जो गैस के मॉलिक्यूल है वो क्या करेंगे भाई, एस्केप करेंगे, वो हमारे बाहर निकल जाएंगे। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर जो गैस की सॉल्युबिलिटी है वो क्या होगी, वो होगी डिक्रीज। अरे नहीं समझ में आ रही बात भैया आपके, क्लियर है? तो मैं क्या है यहाँ पर, टेम्परेचर अगर मैं बढ़ा रहा हूं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, अच्छा अगर टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज हो रही है और भैया मैं ये चाहता हूं, ध्यान सुनिएगा, मैं ये चाहता हूं कि मेरे लिक्विड के अंदर गैस जो है वो आसानी से क्या हो जाए, डिसॉल्व हो जाए, तो मुझे क्या टेम्परेचर लो रखना पड़ेगा, नहीं रखना पड़ेगा? बिल्कुल रखना पड़ेगा। तो यही तो है कि अगर हम चाहें कि डिसोल्यूशन ऑफ गैस हो, यानी गैस क्या हो अपने आप उसके अंदर घुले नेचुरल तरीके से बिना किसी एक्सटर्नल के, तो ये प्रोसेस कैसा होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। कैसा प्रोसेस होना चाहिए भैया, स्पॉन्टेनियस। दो तरह के केमिकल प्रोसेस होते हैं बेटा, एक होता है स्पॉन्टेनियस, एक होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जिनको हम नहीं करते, अपने आप होते हैं, उनको करवाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, खुद से हो रहा। जैसे कि तुम पढ़ाई करो, तो यार तुम पढ़ाई स्पॉन्टेनियस कर रहे कि नॉन स्पॉन्टेनियस कर रहे? आप पढ़ाई कर रहे नॉन स्पॉन्टेनियसली। क्यों? डंडा अगर मैं ढीला कर दूं आप पढ़ाई के लात मार देते हो, है ना, है नहीं है? तो स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है, स्पॉन्टेनियस का मतलब है कि कोई ऐसा प्रोसेस जिसको हमें करवाने के लिए नहीं कुछ करना पड़ रहा, वो प्रोसेस अपने आप से हो रहा है। समझ में आ रही बात आपको, क्लियर है? और नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या हो गया कि वो प्रोसेस अपने आप नहीं हो रहा, उस प्रोसेस को क्या करना पड़ रहा है बेटा, उस प्रोसेस को करवाना पड़ता है। आ रही बात समझ में, क्लियर है? चलिएगा अभी इसके आगे कॉन्सेप्ट और समझते हैं। अभी क्या लिखा हो बाद में देखेंगे। तो मेरे पास में एक इक्वेशन होती है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। बेटा ये गिब्स फ्री एनर्जी की है, थर्मोडायनेमिक्स में आप इसका जिक्र करेंगे, उससे पहले आपका ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर भी आ चुकी होगी, लेकिन डिटेल इसका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या मामला है, वो सारा का सारा इंडस्ट्री हम आज समझेंगे, थर्मोडायनेमिक्स से समझेंगे। तो मैंने क्या बोला, ये है हमारा डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। अब मतलब समझिएगा क्या है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी रिएक्शन क्या हो, स्पॉन्टेनियस हो, क्या हो भैया, स्पॉन्टेनियस हो, तो वो डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, निगेटिव होनी चाहिए। पहला तो फैक्टर आपको याद रखना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? सबसे पहले आपको ये समझा देता हूं कि डेल्टा जी, डेल्टा एच, टी डेल्टा एच क्या है। ध्यान सुनिएगा, डेल्टा जी होती है गिब्स फ्री एनर्जी। डेल्टा जी क्या होती है भाई, गिब्स फ्री एनर्जी। ये वो एनर्जी होती है जो किसी भी एक्सटर्नल या एक्स्ट्रा काम को करने के लिए होती है। समझ में आ रही बात? डेल्टा एच होती है टोटल एनर्जी। डेल्टा एच क्या होगी भैया, टोटल इंटरनल एनर्जी। समझ में आ रही बात? T4 क्या होगा, टेम्परेचर। डेल्टा एस क्या होगा, एस होगा यहाँ पर एनोट्रोपी चेंज। क्या होगा भैया, एनोट्रोपी चेंज। एनोट्रोपी चेंज में भी आपको बताऊंगा क्या है कहानी। इस चीज को समझने के लिए आपको एक छोटी सी कहानी सुननी पड़ेगी मेरी। कहानी क्या है, ध्यान से सुनना। कहानी क्या है, मान लो आपको ये आपका टाउन हो गया, कहानी सुनिएगा, ये आपका क्या है, घर है। समझ में आ रही बात, क्लियर है? और ये आपका क्या हो गया, ये आपका कोई दूसरा पैलेस हो गया, मान लो मेरठ हो गया। अब आपको अपने घर से कहां जाना, मेरठ जाना। कहां जाना भाई, मेरठ जाना। ध्यान से सुनिएगा, आपको अपने घर से अगर मेरठ जाना है तो यहां से यहां पर जाने पे मान लो खर्चा आ रहा है 50 रुपए का। कितना आ रहा भैया, 50 रुपए का। और वापस घर भी तो आओगे, तो वापस घर आने पे खर्चा कितना आएगा, यहाँ पर भी 50 का।
तो ये 100 रुपए का खर्चा तो ऐसा है जो आपका आएगा ही आएगा। समझ में आ रही बात। अब मान लो मेरठ में भी अंदर आपको काम है, 10-20 रुपए काम हम उसे छोड़ रहे हैं। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि आपको जस्ट यहाँ से मेरठ जाना है और मेरठ आना है। ध्यान से सुनना मेरी बात, जस्ट क्या करना है, मेरठ आना है और मेरठ जाना है। तो मैंने आपको टोटल कितने रुपये दे दी, मैंने आपको टोटल 150 रुपीज दे दी। क्या दे दिए भैया, 150 रुपीज दे दिए। ध्यान से सुनिएगा, आप यहां से गए, अब जैसे ध्यान से सुनना, ये तो किराया है। आप जैसे ही यहां से बस में बैठे, बस में बैठने के बाद में आपने अपना 50 रुपए का क्या ले लिया, टिकट ले लिया। बस में बेचने वाला आ गया, भैया ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह पानी वगैरह बेचने वाला आ गया, एक 20 रुपए की आपने क्या ले ली भैया, पानी की बोतल ले ली। कोई दिक्कत वाली बात है। तो आप 20 रुपए की पानी की बोतल लेके 50 का टिकट लेके कहां पहुंच गए, आप मेरठ पहुंच गए। मेरठ जो आपको सामान पकड़ाना था, जो कि कुछ कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने वो किया। आप वापस कहां बैठ गए, बस में बैठ गए। ध्यान सुनना, बस में बैठते ही फिर आपने कितना रुपए का पानी ले लिया, 20 रुपए की पानी की बोतल क्या ले लिया आपने, फिर ले ली। ध्यान सुनिए मेरी बात, समझ में आ रही बात, क्लियर है। और आपने टिकट लेने की बात करने दी, टिकट आपको लेना था, टिकट आपने नहीं लिया, वोटेवर जो भी था। तो ये आपकी सिचुएशन थी, ठीक है। अचानक बस के अंदर एक अम्मा आती है आपके पास में और आकर के कहती है कि बेटा मुझे कुछ पैसे दे दो, मैंने कुछ नहीं खाया। तो आप उस अम्मा को कितने रुपए दोगे? क्यों भाई, पैसे तो तुम 150 लेके गए थे। इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो आप? एक अम्मा जिसने 3 दिन से कुछ खाना नहीं खाया, उसको सिर्फ 10 रुपए क्यों दोगे भाई? समझ में आई बात, आ रही बात समझ में? मेरी बात ध्यान सुनिएगा, यानी कि कुछ मनी तो ऐसी है, आपने 20 रुपए का पानी ले रहे थे, आपको तरस आ गया, आप इस 20 रुपए का पानी स्किप कर सकते हो कि यार मैं तो चल घर भी पी लूंगा पानी जाके, लेकिन क्या स्किप नहीं कर सकते? टिकट वो 50 रुपए वापसी का आने का। तो इस जर्नी के दौरान, ध्यान सुनिएगा, इस जर्नी के दौरान टोटल पैसा कितना था तुम्हारे पास? 150 रुपए का। तो वो 150 कहां लिखेंगे हम? वो 150 लिखेंगे यहां पर। आ रही बात समझ में, क्लियर है? अरे आ रही समझ बात। टोटल वो पैसा जिससे तुम वापस घर आ सकते हो, अगर मैं इस 20 को भी हटा दूं ना, अगर मैं इस 20, ये तो 20 तो एक्स्ट्रा हो गया ना मेरा, ये 20 मेरा क्या हो गया, ये एक्स्ट्रा हो गया, ये मेन नहीं है। अगर मैं 20 का खर्चा ना करूं, कहीं टंकी पे वैसे पानी पी लूं, तो मेरा काम चल जाएगा। तो टोटल वो खर्चा जो मिनिमम चाहिए आपको क्या करने के लिए, वापस घर आने के लिए, वो कितने का है भाई? वो 100 है। तो वो होगा तुम्हारा डेल्टा एस। अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात आपको भैया, क्लियर है? अब बताओ, 150 रुपए टोटल आपके पास से 100 रुपए का ऐसा खर्चा है जो आप जिसमें से बिल्कुल भी कम नहीं करेंगे, क्योंकि आपको अपना घर वापस आने के लिए इतना खर्चा करना पड़ेगा, इतना जरूरी है, ये आपको करना ही होगा, कोई ऑप्शन इसका नहीं है। तो बताओ अब एक्स्ट्रा आपके पास कितने पैसे बचे? 50 रुपए बचे, नहीं बचे? अब ये जो एक्स्ट्रा आपके पास 50 बचे वो ये थे। अब ये जितने भी एक्स्ट्रा काम है ये फ्री हो गए, एक्स्ट्रा हो गए ना। अब ये जितना भी आपका काम है, आपको पानी पीना आप इसमें से लोगे, हाँ ना, आपको पराठा खाना आप इसमें से लोगे, आपको भैया अम्मा को पैसे देने वो भी आप क्या करोगे, इसमें से ही दोगे। तो ध्यान दीजिएगा, तो यही तो सारी कहानी थी। हर एक सिस्टम की अपनी एक इंटरनल एनर्जी होगी, समझ में आ रही बात? उस इंटरनल एनर्जी को अपनी यथा स्थिति बनाए रखने के लिए, जिस स्टेट में वो है उस स्टेट में बनाए रखने के लिए कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, एनोट्रोपी बोलेंगे। समझ में आ रही बात? और इतनी एनर्जी तो वो वहां पर कंज्यूम करेगा। टोटल एनर्जी में से एनोट्रोपी वाली एनर्जी को अगर मैं माइनस कर दूं, क्योंकि उसको तो मैं यूज कर ही नहीं सकता, तो एक्सटर्नल कामों के लिए जो एनर्जी यूज होगी उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं बेटा, गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। समझ में आ रही बात? अब ध्यान से सुनिएगा, गिब्स फ्री एनर्जी, अगर कोई काम अपने आप होगा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में, डेल्टा जी की वैल्यू क्या है, निगेटिव। भाई सिंपल सा फंडा ये है कि अगर मैं कोई काम खुद करूंगा तो मेरी एनर्जी खुद की कम होगी कि नहीं होगी? सिस्टम अगर खुद काम कर रहा है तो सिस्टम की एनर्जी क्या होगी भाई, यहां पर कम होगी, डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। अपने आप प्रोसेस हो रहा है, करवाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ रहा, तो ये आपको क्या रखना, ध्यान रखना। अब सोचो, अगर डेल्टा जी की वैल्यू तुम्हें क्या करनी है, निगेटिव करनी है, तो बेटा डेल्टा एच भी निगेटिव रखना पड़ेगा, टेम्परेचर तुम्हें क्या रखना पड़ेगा, लो रखना पड़ेगा, तभी तो जाकर के डेल्टा जी नेगेटिव आएगा। इसीलिए ये लाइन यहां पर लिखी हुई है कि प्रोसेस अगर आप चाहते हैं गैस का डिसोल्यूशन हो किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, तो ये प्रोसेस सबसे पहली बात कैसा होना चाहिए भाई, स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। और स्पॉन्टेनियस के साथ साथ कैसा होना चाहिए, एक्सोथर्मिक होना चाहिए। एक्सोथर्मिक बोले तो कि डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव मानी चाहिए, डेल्टा जी निगेटिव है, डेल्टा एच निगेटिव हो, टेम्परेचर क्या हो, शुड बी लो हो, तब जाकर एक गैस उसके अंदर घुलेगी। कोल्ड ड्रिंक से बढ़िया एग्जांपल हो ही नहीं सकता। आप एक गर्म कोल्ड ड्रिंक का घूंट भरिएगा, एक ठंडी का भरिएगा, बिल्कुल चिल्ड का, आपको पता लगेगा कि जो चिल्ड कोल्ड ड्रिंक है उसका टेस्ट आपको अच्छा लगा। रीजन क्यों लगा भाई, क्योंकि जितना कम टेम्परेचर होगा उतनी ही ज्यादा गैस उसके अंदर घुली होगी और उतना ही टेस्ट आपको उसके अंदर आएगा। नहीं आ रही समझ में बात, क्लियर है? मैं इस फोटो को सेव कर लेता हूं, मेरे याद दिलाकर ना स्लाइड में कर दूंगा बाद में, ठीक है भाई? अरे क्लियर है भाई, ठीक है?
कोई दिक्कत? तो ये क्या था हमारा, ये था गैसेस लिक्विड के बारे में। चलेगा, सभी गैसेस, क्या सभी गैसेस पानी के अंदर डिजोल्व होगी, इस पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, जितनी भी गैसेस है पानी के अंदर डिजोल्व होगी। वो अलग बात है, क्या भैया, वो अलग बात है कि उसका एक्सटेंट काफी कम हो। फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जो पानी के अंदर केवल और केवल जिसका डिजोल्यूशन 9 ppm का होता है, यानी 10 लाख मॉलिक्यूल अगर पानी के हैं तो उसमें से केवल 9 मॉलिक्यूल किसके होंगे भैया, 9 मॉलिक्यूल किसके होंगे, ऑक्सीजन होंगे। ऐसा आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो सभी के सभी गैसेस पानी के अंदर घुलती है। एक्सटेंट यहां पर क्या कर सकता है भाई, वेरी कर सकता है। आरी बात समझ में? चलिएगा, तो पहले तो टेम्परेचर का इफेक्ट हमने किस पे देख लिया, गैस इन लिक्विड वाले सॉल्यूशन पर। अब हम टेम्परेचर का इफेक्ट देखेंगे किसके ऊपर भाई, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन के ऊपर। बताओ, चीनी सॉलिड हो गई, पानी लिक्विड हो गया। अगर तुम पानी को गर्म करके चीनी उसमें डालने लगो तो सॉल्युबिलिटी घटेगी क्या बढ़ेगी? बढ़ेगी, कॉमन सेंस की बात है। तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। अब तुम सॉल्युबल बना पा रहे हो किसकी वजह से, टेम्परेचर देने की वजह से। वो टेम्परेचर, वो हीट बाहर तो नहीं निकल पा रही भाई, वो जो आप हीट दे रहे हो, वो जो आप एनर्जी दे रहे हो, वो क्या कर रही है, वो जो आपका सॉलिड सॉल्यूट है उसकी फेज को कन्वर्ट करने में काम आ जा रही है। तो सिस्टम को आपने एक्सटर्नल तरीके से एनर्जी दी, एनर्जी आप पीछे भी दे रहे थे लेकिन वो तो एस्केप करके जा रही थी। तो एंडोथर्मिक क्या होगा भैया, यहाँ पर प्रोसेस होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। बेटा ये आपको क्या रखना है, आपने ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तीसरा केस आता है आपका प्रेशर का। अब आपका डायग्राम नंबर 1 है और डायग्राम नंबर 2 है, दो चीजें आपको दिखाई पड़ रही। एक क्या है, एक आपको सिस्टम दिखाई पड़ रहा जिसके अंदर लिक्विड है और लिक्विड के साथ साथ क्या है भैया, डॉट 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 डॉट। ये क्या है भाई आपके, ये गैस के पार्टिकल है। क्या है भाई, ये आपकी गैस के पार्टिकल है। ये तो ब्लैक ब्लैक दिखाई पड़ रहा है ना, गैस के पार्टिकल है। इसके ऊपर क्या रखी हुई है, पिस्टन रखी हुई है, कोई वेट रखा हुआ है और इस पिस्टन के ऊपर हमने क्या रखा, कोई वेट रखा W1। समझ में आ रही बात? अब ये देखिएगा, तो गैस के पार्टिकल दूर दूर दिखाई पड़ रहे हैं, है ना। अब अगर मैं इसी पिस्टन के ऊपर गैस के वजन बढ़ा देता हूं, डबल तिबल 3 गुना कर दिया, तो देखिएगा पिस्टन पहले यहां था और यहां से कहां मूव कर गया, यहां पर मूव करा। अरे करा नहीं करा, मूव करने पर गैस के पार्टिकल भी क्या आ गए, हमारे पास पास आ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि जब गैस को आप किसी भी, जब आप गैस लिक्विड वाला सॉल्यूशन बनाओगे, उस पर प्रेशर अप्लाई करोगे, तो उस पर क्या होगा भैया, आपका उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। और सॉलिड में भी यही है, आपकी क्या होगी, उसकी भी सॉल्युबिलिटी क्या होगी भाई, इंक्रीज होगी। क्लियर है? तो प्रेशर में सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, हमारी इंक्रीज हो जाएगी। अब हम बात करते हैं हेनरीज लॉ के बारे में। बेटा सॉलिड सॉल्यूट हमारे यहीं पर खत्म होते हैं। अब हम बात करेंगे गैस इन लिक्विड टाइप के सॉल्यूशन के बारे में, जो कि हमारे अब आगे काम आएगा। आगे बात समझ में? चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा हेनरी लॉ के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, हेनरी लॉ। सर किसके लिए आता है हेनरी लॉ? अरे हेनरी लॉ आता है, हेनरी लॉ आता है किसके लिए, तो ये भी चार्ज होता है भाई। चलो, हेनरी लॉ आता है भैया गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के लिए। हम हेनरी लॉ को क्या करते हैं भाई, यूज करते हैं। समझ में आ रही बात? क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा, क्या है समझाऊंगा आगे, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो स्टेटमेंट ये हुआ बेटा कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या रखा हमने, कांस्टेंट रखा, पार्शियल प्रेशर अप्लाइड बाय एनी गैस ऑन लिक्विड सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन लिक्विड सॉल्वेंट। मतलब समझिएगा क्या है मेरे कहने का मतलब, क्या, ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। एक कंटेनर है तुम्हारे पास में, ये ठीक है भैया। इस कंटेनर के अंदर क्या भरा हुआ है बॉस, इस कंटेनर के अंदर भरा हुआ है आपका कोई लिक्विड सॉल्वेंट। कोई दिक्कत वाली बात? ऐसा ही मैंने एक और कंटेनर बना दिया दूसरा, इसके अंदर भी क्या भरा हुआ है बॉस, इसके अंदर भी भरा हुआ है लिक्विड सॉल्वेंट। कोई परेशानी, कोई दिक्कत वाली बात है? ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है। अब मैंने इसमें क्या कर दिया, अब मैंने इसमें अब मैं कर देता हूं भैया गैस को घोल देता हूं। इसको घोल दीजिए, मैंने इसके अंदर गैस को घोल दिया। घोल दो भैया गैस को। ये क्या है मेरा, ये है मेरा, ये गैस घुली हुई कि नहीं घुली हुई? अरे घुल रही गैस, क्या सारी गैस घुलेगी? नहीं। मैंने डब्बा क्या कर दिया, ये बंद कर दिया। ये भी डब्बा क्या कर दिया मैंने, बंद कर दिया। ध्यान सुनिएगा, क्या सारी गैस घुलेगी? नहीं। कुछ गैस के मॉलिक्यूल यहाँ पे तो रहेंगे, हाँ है ना, अबे रहेंगे कि नहीं रहेंगे? इसी तरह से यहाँ पर भी क्या है, कुछ गैस हमारी घुली हुई है, कुछ गैस के मॉलिक्यूल क्या है यहाँ पर है। अब इन दोनों कंटेनर को देखकर आप क्या समझ पा रहे हैं, देख करके बताओ शुरू। अगर आप इस दोनों कंटेनर को ध्यान से देखो तो आप ये पाओगे कि जो आपका कंटेनर नंबर ये वाला है, ये वाला, इसके अंदर गैस के पार्टिकल ज्यादा सॉल्युबल है, हाँ है ना, सॉल्युबल, ज्यादा गैस घुली हुई है। और जो वेपर फॉर्म में गैस दिखाई पड़ रही है आपको, वो भी ज्यादा है नहीं है? ये जो वेपर फॉर्म में गैस है, क्या इस पर कोई प्रेशर अप्लाई करेगी कि नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। इसी प्रेशर को हम क्या नाम देंगे, वेपर प्रेशर बोलेंगे। हमारी बात समझ में? चलिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पार्टिकल गैस के कम है, कम है तो वेपर प्रेशर भी क्या है, कम है आपका। क्यों? क्योंकि जो एयर में पार्टिकल हैं, वो जो प्रेशर इस लिक्विड की सरफेस के ऊपर लगाएंगे वो भी इसके मुकाबले में क्या हो गया,
कम हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला हेनरी ने सॉल्युबिलिटी को कंसीडर किया था मोल फ्रैक्शन से। उसने क्या कहा था कि सॉल्युबिलिटी जब पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे, मोल फ्रैक्शन पढ़ेंगे। सॉल्युबिलिटी एक्सप्लेन करें भाई, वो भी तो कॉन्सेंट्रेशन ही है ना सॉल्युबिलिटी। क्या तुम सॉल्वेंट के अंदर कितना सॉल्यूट ऐड कर पा रहे हो, नहीं आ रही समझ में बात, वो भी क्या है, वो भी तो कॉन्सेंट्रेशन ही है ना। तो यहाँ पर क्या यूज किया उसने, यहाँ पर उसने मोल फ्रैक्शन का यूज किया। आरी बात समझ में। अब ध्यान से देख करके बताओ कि किसके मोल ज्यादा है गैस के, कहाँ गैस ज्यादा मोल्स है, इस पे ज्यादा मोल्स है कि इधर है, इस पे है। इधर मोल्स ज्यादा है, इसलिए जो गैस का वेपर प्रेशर है वो भी क्या होगा, इधर ज्यादा होगा। तो वही तो बताया कि पार्शियल प्रेशर, वेपर प्रेशर या पार्शियल प्रेशर एक ही बात है। अप्लाइड बाई एनी गैस, ये जो गैस अप्लाई कर रही है लिक्विड की सरफेस पर, वो इस बात पर डिपेंड करेगी कि उस गैस का मोल फ्रैक्शन उस लिक्विड के अंदर कितना है। अगर उस लिक्विड में गैस का मोल फ्रैक्शन ज्यादा तो पार्शियल प्रेशर जो अप्लाई होगा लिक्विड की सरफेस पर वो भी ज्यादा। अगर गैस का मोल फ्रैक्शन कम तो लिक्विड जो मतलब जो गैस का प्रेशर जो लिक्विड की सरफेस पर अप्लाई होगा वो भी क्या होगा भाई, आपके कम होगा। ये किसने बोला था भाई, ये बोला था हेनरी चचा ने। किसने बोला था भाई, हेनरी चचा ने बोला था। अब एक साइंटिस्ट हो रहा है डाल्टन्स लॉ, उन्होंने भी एक बात बोली। डाल्टन्स ने कोई लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, क्या बोलते हैं भैया, लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। आपके एनसीईआरटी के अंदर ही गिवन है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन इज अ फंक्शन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। डाल्टन्स ने कहा कि भैया कि सॉल्युबिलिटी जो कोई भी गैस अगर सॉल्युबल हो रही है वो किस पर डिपेंड करेगी, गैस की मतलब बेसिकली कि गैस की जो सॉल्युबिलिटी है लिक्विड के अंदर वो फंक्शन होगी किसका, उस गैस के पार्शियल प्रेशर का फंक्शन होगी। मतलब जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा उतनी ज्यादा गैस उसके अंदर क्या होगी, सॉल्युबल होगी, जाहिर सी बात है। ठीक है भाई, क्लियर है। तो हेनरी ने दिया, डाल्टन ने दिया, फिर मोल फ्रैक्शन को, यानी मोल फ्रैक्शन को हमने क्या लिया, मेजर लिया सॉल्युबिलिटी को लेकर के। तो इस लॉ को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देंगे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस, यानी इनकी बात को मैं अलग अलग तरीके से करा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन, यानी P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X बोल रहा है। अभी सारी की सारी कहानी लेके हेनरी का नया स्टेटमेंट हमने खुद मॉडिफाई करते हैं। वो क्या है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज। आई बात समझ में, वो गैस जो कि कहां है, वेपर फेज में। ध्यान सुनो, मैंने ये नहीं कहा था कि पीछे में डायग्राम बताओ कि जो गैस इसके अंदर घुली हुई उसका, ना ना ना, जो गैस वेपर फेज में है वो जो पार्शियल प्रेशर अप्लाई कर रही है इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। अरे बात समझ, ये हमने कंक्लूजन निकाल दिया। दैट मींस कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, X आ गया। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए कांस्टेंट लगाना पड़ेगा बाबा। क्या कांस्टेंट होगा, P इज इक्वल टू KH X। KH X क्या होगा भैया, ये सर ये होगा हेनरी कांस्टेंट। आई बात समझ। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो फिजिक्स के अंदर ग्राफ पढ़े होंगे तो ये Y इज इक्वल टू mx टाइप का ग्राफ हो गया कि नहीं होगा, जहां पर Y एक्सिस पर प्रेशर है, X एक्सिस पर क्या है, मोल फ्रैक्शन। ये आगे कोई ग्राफ बना हुआ भी है तो ये तुम्हारी Y एक्सिस है, यहाँ पर प्रेशर आ गया, मोल फ्रैक्शन आ गया। ठीक है, और ये केश क्या हो गया, स्लोप हो गया। कहां से जाएगा, बिल्कुल सेंटर से जाएगा, स्ट्रेट लाइन। ये क्या हो गया आपका केश, ये आपका क्या इस तरह का आपका क्या होगा, ग्राफ होगी। अरे नहीं यार समझ बात, तो ये आपको क्या रखना, ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा अगर मैं यहाँ पर देखिएगा, अगर ये यही तो बन गया ना हमारा कि P इज इक्वल टू KH इंटू X बन गया। अगर मैं यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट कर दूं तो KH की वैल्यू निकालो जरा, तो KH इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/x। इसका मतलब एट कांस्टेंट प्रेशर जितना ज्यादा तुम्हारे KH की वैल्यू होगी उतनी कम क्या होगी, गैस की सॉल्युबिलिटी होगी। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी कम है ना, टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी कम, KH की वैल्यू बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी कम। मतलब टेम्परेचर भी सॉल्युबिलिटी को घटा रहा, KH के बढ़ना भी सॉल्युबिलिटी को घटा रहा। तो क्या टेम्परेचर और KH डायरेक्ट रिलेटेड हो गए कि नहीं हो गए, तो टेम्परेचर बढ़ाया तो KH की वैल्यू भी बढ़ेगी। समझ में आ रही हो। तो क्या मैं कंक्लूजन दे सकता हूं, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो KH की वैल्यू बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी भैया, घटेगी। ये ओवरऑल कंक्लूजन मैंने क्या दे दिया भाई, इससे दे दिया। नहीं यानी समझ बात मेरे ख्याल से आ रही है ना। टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी घटेगी, KH बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी घटेगी, इसीलिए टेम्परेचर KH के क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। ये Y इक्वल टू x वाला ग्राफ है जो पीछे वाला था वो यहीं पर आ गया। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब टेम्परेचर के बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या हो रही, डिक्रीज हो रही, कम हो रही। अब एक्वेटिक जो पानी के अंदर रहने वाले ऑर्गेनिज्म है उनमें तो रेस्पिरेशन करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो एक्वेटिक जो ऑर्गेनिज्म है बेटा वो ठंडे पानी में ज्यादा कंफर्टेबली रहेंगे एज कम्पेयर टू वार्म वाटर। क्यों रहेंगे, क्योंकि पानी का टेम्परेचर अगर कम रहेगा तो उसके अंदर जो ऑक्सीजन गैस की सॉल्युबिलिटी होगी वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी। सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी तो वो आराम से क्या कर पाएंगे, सर्वाइव कर पाएंगे। इसीलिए ठंडे पानी में एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रादर देन हॉट वाटर। याद आपको ये रखना है, समझ में आ रही हो। तो रीजन क्या है कि टेम्परेचर बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात है। देखो डिफरेंट गैसेस जो आपकी अलग अलग गैस है वो सेम टेम्परेचर पर उसकी KH वैल्यू भी क्या होगी, अलग अलग होगी। मैंने क्या बोला कि जो आपकी अलग अलग गैसेस है सेम
टेम्परेचर पर। टेम्परेचर मैंने सेम रखा, उसकी केश की वैल्यू क्या होगी, अरे वही तो बोला, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो केश की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, चलिएगा एग्जाम्पल देखते हैं। एक टेबल है आपके एनसीईआरटी के आपके सामने, देखो ये टेम्परेचर क्या है 293 आया ना, ये भी टेम्परेचर क्या है 293। ये कौन सी गैस है, हीलियम। ये कौन सी है, हाइड्रोजन। तो हीलियम का केश वैल्यू कितना है 144.97, लगभग 145 आ गया। तो हाइड्रोजन का कितना है भैया 69 आ गया। ठीक है, इधर नाइट्रोजन देखो 293, तो 293 पर नाइट्रोजन का क्या है 76, यानी कि टेम्परेचर तो सेम है भैया, गैसेस अलग अलग है, तो केश की वैल्यू भी क्या होगी, अलग अलग होगी। पहला कंक्लूजन तो ये देखेगा। ठीक है, दूसरा कंक्लूजन ये देखेगा कि एक ही गैस अलग अलग टेम्परेचर पर क्या शो करेगी, अलग अलग केश की वैल्यू शो करेगी। एक ही गैस की बात कर रहा हूं, जैसे ये भी N2 है और ये भी N2 है ना। ये N2 मैंने कब पढ़ा 293 केल्विन पर, ये N2 कब पढ़ूंगा 303 पर। तो 293 पर कितना है भैया 76.48, 303 पर कितना है 88.44। तो टेम्परेचर बढ़ा नहीं बढ़ा, तो केश की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ी कि नहीं बढ़ी। आपको सर टेबल रटने की कोई जरूरत नहीं है, केवल आइडिया ले लीजिएगा। आरी बात समझ में क्लियर है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। दिख रहा तुम्हें, ये तुम्हें ठंडी बोतल दिख रही है गर्म दिख रही, कैसा पता लग रहा, पता ऐसा लग रहा है सर अंदर बबल्स दिखाई पड़ रहे हैं, गैस घुली हुई है भयंकर वाली। तो क्या है, पहले यही है एप्लीकेशन क्या है हेनरी लॉ का। अरे भैया आप कार्बन डाइऑक्साइड घोलते हैं मीठे पानी के अंदर, समझ में आ रही बात आपको। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आसानी से घुल जाए, इसीलिए बोतल को हाई प्रेशर पर क्या करते हैं बेटा, सील करते हैं, सोडा वाटर के अंदर, कोल्ड ड्रिंक के अंदर। ठीक है, टेम्परेचर लो रखेंगे तो गैस की सोलिबिलिटी और ज्यादा होगी, और इतना ही ज्यादा क्या आएगा, मजा आएगा। स्कूबा डाइवर्स जानते हैं आप, समुद्री गोताखोर। हमारी बात समझ में, समुद्र के अंदर जब कोई बंदा उतरेगा तो ऑक्सीजन लगा के उतरेगा, जाहिर सी बात है। तो वो समुद्री गोताखोर कहां कूद गया भैया, मान लो समुद्र के अंदर कूद, कोई टेंशन वाली बात। कहां चलता चला गया, पानी में नीचे गहराई पर गिरेगा। अब वो जो हवा ले रहा है सिलेंडर से, जो वो एयर ले रहा है, जो वो इनहेल कर रहा है, वो नॉर्मल एयर होती है हमारी बात में, उस एयर को क्या करेगा, वो इनहेल करेगा। अब स्कूबा डाइवर जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएगा, ऊपर पानी का प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। पानी का प्रेशर बढ़ेगा तो जो एयर वो ले रहा है, उस गैस की सोल्युबिलिटी ब्लड के अंदर वो भी इंक्रीज होगी कि नहीं होगी, इंक्रीज हो रही है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं, कोई समस्या नहीं। समस्या कहां होगी, समस्या ये होगी कि जब वो नीचे से ऊपर की तरफ आएगा। जब वो नीचे से ऊपर की तरफ आएगा तो उसकी बॉडी से प्रेशर एकदम हटेगा, प्रेशर एकदम हटेगा तो जो एकदम से गैस घुली हुई थी वो एकदम से बाहर निकलेगी। जब कोई गैस एकदम से बाहर निकलती है तो बबल्स बनाती है। एयर के अंदर 78% नाइट्रोजन होता है, तो जब वो एयर अंदर ब्लड के घुली हुई है और एकदम से घुली हुई गैस बाहर निकलेगी तो वहां पर नाइट्रोजन गैस के क्या बन जाते हैं, बबल्स बन जाते हैं। और वो बबल्स इतने ज्यादा पेनफुल होते हैं कि इंसान की उससे डेथ भी हो सकती है। आपने डॉक्टर को देखा होगा कि जब डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है तो उसमें खास ख्याल रखा जाता है इंटरवीनस इंजेक्शन के अंदर कि उसके अंदर एयर ना हो। देखते हैं ना, जैसे दवाई करी तो कुछ लोग बोलते हैं तो दवाई क्यों खिला रहा भाई, क्यों खेल रहा दवाई, महंगा इंजेक्शन है, 200 रुपए का इंजेक्शन आया, तो इसके अंदर एयर है, तो एयर से क्या है, लगा दे, लड़ते हैं। हमारी बात समझ, दवा भी खेल रहा तो एयर है, तो हवा भरते हमारे, हमें क्या दिक्कत है, नहीं समझ रहे बात को। तो ये मैं क्या ये यहां पर, तो जब क्या हुआ धीरे लिखा पढ़ूंगा बाद में क्या है, तो क्या हुआ कि वो जो नाइट्रोजन के बबल्स बने वो बड़े पेनफुल होते हैं, बड़े दर्दकारक होते हैं, उनको हम बोलते हैं बैंड्स। आई बात समझ में। तो सर ऐसा तो स्कूबा डाइवर्स मर भी जाते होंगे, नहीं, उससे बचने के लिए इनका जो सिलेंडर होता है, ताकि नाइट्रोजन के बैंड्स ना बने, पेनफुल कंडीशन ना बने, दर्द ना हो और अल्टीमेटली डेथ भी ना हो, तो ऐसी कंडीशन को करने के लिए जो उनका एयर का सिलेंडर होता है उसको डाइल्यूट किया जाता है, किससे, 11.7% हीलियम से। हीलियम क्या होती है भैया, हीलियम होती है आपके इनर्ट गैस होती है, नॉर्मल होती है। और नाइट्रोजन की क्वांटिटी घटा करके कितनी कर देते हैं, केवल 56% की नाइट्रोजन की क्वांटिटी कर देते हैं, और उसमें 32% की ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ा करके कितना कर दिया, 32% ऑक्सीजन कर दिया। समझ में आ रही बात, नाइट्रोजन का यहाँ पर कम हुआ, इनर्ट गैस यहाँ पर बढ़ाई, नतीजा क्या हुआ भाई, नतीजा ये हुआ कि अब इसका कोई इंपैक्ट यहाँ पर देखने नहीं मिलेगा। अरे कोई दिक्कत वाली बात है भाई, है भाई। तीसरा आता है हाई एल्टीट्यूड। ये आदमी आपको दिखाई पड़ रहा, इस फोटोग्राफ को अगर आप देख पा रहे होंगे तो देखकर ये लगेगा कि कहीं पहाड़ पर बैठा हुआ है, और पहाड़ पर बैठे हुए होने की वजह से इसे सांस चढ़ गया, सांस नहीं आ रहा, और सांस लेने के लिए इसने क्या लगाया, ऑक्सीजन का मास्क लिया। ठीक है, बिल्कुल ऐसे होता है। जैसे जैसे पहाड़ पर हाई एल्टीट्यूड ऊपर की तरफ बढ़ते चले जाते हैं तो ऊपर की तरफ ऑक्सीजन का लेवल नहीं कम होता बेटा। ऑक्सीजन यहां अगर 21% एटमोस्फेयर में, तो वहां पर भी 21% ऑक्सीजन मौजूद है, लेकिन
वहां पर ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो कम हो जाता है। जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो गया तो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन अच्छे से डिसॉल्व नहीं हो पाएगी, प्रॉपरली कैरी नहीं होगी, ऑक्सीजन कैरी नहीं होगी प्रॉपरली, तो हमें वीकनेस आएंगे, चक्कर आएंगे, थकान आएंगे, आदमी कंफ्यूज्ड सी स्थिति के अंदर रहेगा। समझ में आ रही भैया बात आपके? और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एनोक्सिया। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? एनोक्सिया। समझ में आ रही बात? और जो क्लाइंबर्स होते हैं, जो पर्वतारोही होते हैं, जो पर्वत के ऊपर चढ़ते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्यूट माउंटेन सिकनेस के नाम से इस बीमारी को जानते हैं। क्या बोलते हैं भैया? एक्यूट माउंटेन सिकनेस। पहाड़ पर टेम्पररी चढ़ने की वजह से होता है, तो वो क्या करते हैं? धीरे धीरे रुक रुक कर जाते हैं। जैसे थोड़ा सा चले, चक्कर आने लगे, फिर वहीं पर टेंट लगा लिया, बैठ गए। अब क्या होगा? अब उनकी बॉडी एक्लिमेटाइज हो जाएगी इसको लेकर के। अब वो सही हो गए, 1-2 दिन रह गए, फिर वो ऊपर की तरफ को बढ़ेंगे। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो ये आपका क्या है, आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। उससे बचने के लिए बॉडी क्या करती है? हीमोग्लोबिन का नंबर बढ़ा लेती है। हीमोग्लोबिन का नंबर, भाई पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का नहीं बढ़ा सकती, हीमोग्लोबिन तो बढ़ा सकती है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है, तो हीमोग्लोबिन का नंबर बढ़ेगा, तो ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से बाइंड करने की एफिनिटी की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला टर्म आ रहा है भैया हमारा वेपर प्रेशर। अभी तो बताया पार्शियल प्रेशर, वही तो है कि किसी भी वेपर का, किसी भी गैस का या किसी भी वेपर का उस लिक्विड पर जिसके अंदर वो मौजूद है अप्लाई किया गया प्रेशर क्या बोलेंगे? हम वेपर प्रेशर बोलेंगे। हमारी बात समझ, कोई दिक्कत वाली बात है? अब वो लिक्विड कैसा होगा? वो लिक्विड होगा वोलेटाइल। मतलब समझिए क्या है। सबसे पहले है कि वेपर प्रेशर हम जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं किसके लिए पढ़ रहे हैं? वोलेटाइल सब्सटेंस के लिए। वोलेटाइल का मतलब बताओ क्या है? वोलेटाइल सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होता है जिनका बॉइलिंग पॉइंट काफी कम होता है। हमारी बात समझ, एग्जाम्पल बताओ एक एकदम। पेट्रोल, पेट्रोल लाते हो बोतल के अंदर, लाते हो? क्या तुम पेट्रोल की बोतल खोल करके वहां से यहां तक लेके आ जाओगे पेट्रोल पंप से? नहीं लाने के। क्यों? सारा उड़ जाएगा। कभी ट्राई किया तुमने? कुछ उड़ता है, उड़ जाएगा। वो उड़ना है ना, वही वोलेटाइल। पेट्रोल है वो, पापा की परी नहीं है क्या उड़ गया। आ रही बात समझ में? तो क्या हुआ ये कि जब आप पेट्रोल बोतल के अंदर भरकर लेकर के आ रहे हो, चूंकि वो वोलेटाइल है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से क्या हो सकता है? बॉइल हो सकता है, इसलिए आप उसको क्या करके ला रहे? बंद करके ला रहे। समझ में आ रही बात? तो पहली तो बात है वोलेटाइल ध्यान रखने का। अब देखो, अब ये पेट्रोल है, अरे है कि नहीं है? पेट्रोल का डब्बा है, इसके अंदर तुमने क्या भर दिया? पेट्रोल भर दिया। तो इसी पेट्रोल ये लिक्विड फॉर्म में भी है और ये क्या है हमारी? वेपर फॉर्म में भी होगा। हाँ है ना? ठीक है। वहां पर वेपर किसकी थी? गैस की थी। यहां पर वेपर किसकी है? इसी लिक्विड की है। समझो फर्क क्या है? वहां पर वेपर किसकी थी भैया? गैस की। यहां पर वेपर किसकी है? इसी लिक्विड की। अब ये जो वेपर है ना, ये वेपर इस पर क्या लगाएंगे? प्रेशर अप्लाई करेंगे। इसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं भैया? वेपर प्रेशर के नाम से जाना जाएगा। ठीक है। और ये लिक्विड इक्विलिब्रियम में है, लिक्विड फॉर्म में और वेपर फॉर्म में। ठीक है। कांस्टेंट टेम्परेचर की यहां पर क्या हो रही है भाई? बात होगी। चलिए, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर व्हेन वोलेटाइल लिक्विड, समझ में, इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। बोला ना मैंने कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम के अंदर है इसकी वेपर के साथ में, तो जो प्रेशर एक्सर्ट करती है वेपर लिक्विड की सरफेस पर, उसे हम क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बोलते हैं। और ये कंटेनर क्या है, इस पर कोई डिपेंड नहीं करता। ऐसा नहीं तुमने कंटेनर बड़ा ले लिया तो उसका मतलब वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, और भैया लिक्विड का अमाउंट में इस पर भी कोई फर्क इसका नहीं पड़ता। ये भी आपने क्या रखना है? ध्यान रखना है। ठीक है सर, कौन कौन से फैक्टर हैं जो वेपर प्रेशर को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। नंबर 1, नेचर ऑफ लिक्विड। सर आपका एक लिक्विड वोलेटाइल है, दूसरा नॉन वोलेटाइल है, तो जाहिर सी बात है भाई पानी और पेट्रोल में से कौन उड़ जाएगा? पेट्रोल। तो मतलब वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा? पेट्रोल का ज्यादा होगा। तो पेट्रोल वोलेटाइल का ज्यादा है, नॉन वोलेटाइल। दूसरा, अब तुमने क्या ले लिया? तुमने बोले अच्छा पानी नॉन वोलेटाइल नहीं है। एग्जाम्पल दू, एक पानी की बोतल भरो, एक पानी की बोतल भरो। ठंड में ज्यादा ऑब्जर्व होता है, ठंड में नहीं, वैसे नॉर्मली भी हो जाता है। उस पानी की बोतल को अनडिस्टर्ब 5-7 दिन के लिए कहीं साइड में रख दो। 4-5 दिन के बाद जब आप आगे देखोगे तो आपको धूल धूल जमी दिखाई पड़ेगी पानी की बोतल के अंदर की तरफ, वाटर वेपर की। और हमारे एक बहुत बड़ी बीमारी है, हम पता नहीं क्या करते हैं, बोतल पड़ी है भाई यहाँ पर, कोई देखना जरा, सीधी की सीधी उठा लेना। कैप वाली बोतल होगी, ढक्कन वाली। चलो फिर कोई बात नहीं। तो जो पानी की बोतल है ना, तो उसमें भी क्या होता है? वेपर होती है, वेपर प्रेशर होता है उसका, लेकिन इतना ज्यादा स्लो होता है कि हम ऑब्जर्व करने में काफी टाइम लगेगा। आप नोट करना भाई, पानी की वेपर जमी रहती है, उसके ऊपर पसीज बोलते हैं, जैसे पसीज आ गया, बोतल के ऊपर पसीज आ गया, फिर आप वो बोतल के अंदर एक बीमारी है ना, उसे ऐसे ऐसे करोगे, फिर ऐसे ऐसे करके उसे साफ करोगे वहां से, तो वेपर प्रेशर तो ज्यादा है।
मतलब वेपर प्रेशर तो है लेकिन बहुत कम है। तो जिसका जो ज्यादा वोलेटाइल होगा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, जो कम वोलेटाइल होगा उसका वेपर प्रेशर कम होगा। एग्जांपल है भैया आपका ईथर। ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं है, बॉन्ड कमजोर है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या रहेगा, वेपर फॉर्म में ज्यादा वोलेटाइल है एज कम्पेयर टू एल्कोहल के मुकाबले में। एल्कोहल जिसमें क्या मिलेगी, हाइड्रोजन बॉन्ड हमको देखने मिलता है। टेम्परेचर, सर टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपर प्रेशर बढ़ेगा। भाई जाहिर सी बात है यार, तुमने पेट्रोल को तिल्ली दिखा दी, सारा सारा उबल जाएगा, है ना, समझ में आ रही बात। बॉइलिंग पॉइंट, जितना ज्यादा वेपर प्रेशर उतना ही कम बॉइलिंग पॉइंट। मतलब समझिएगा क्या है, देखो एक लिक्विड है, ध्यान से सुनना, एक लिक्विड है, ठीक है, इसके अंदर लिक्विड है, इसी का मैंने क्या लगा दिया, इसी का मैंने लगा दिया वेपर। अरे बात समझ, ये वेपर इस पर क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे, हाँ या ना, अरे करेंगे कि नहीं करेंगे। अब एक और दूसरा कंटेनर है, ठीक है भैया, इस कंटेनर के अंदर भी क्या भरा हुआ है, लिक्विड, ये यहां पर भी वेपर है इसकी, तो ये क्या कर रही, इस पर अप्लाई कर रही, अरे कर रही कि नहीं कर रही। अब मुझे बताओ किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, इस वाले का ज्यादा है, कैसे पता लगा, ज्यादा वेपर फॉर्म दिखाई पड़ रही है ना, इधर वेपर कम है, तो इतना तो समझ में आ गया सर, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, इसका कम है, तो वोलेटाइल ज्यादा कौन हुआ, ये ज्यादा वोलेटाइल है। अब मुझे सारे के सारे लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना, लिक्विड की क्वांटिटी मैंने सेम ले ली 100 ml, लिक्विड की क्वांटिटी मैंने क्या ले ली 100 ml। अब मुझे बताइएगा किसको कंप्लीटली वेपोराइज करने के लिए मुझे टेम्परेचर कम से कम देना पड़ेगा, इस वाले को कैसे देना पड़ेगा, सर इतनी क्वांटिटी है, इतनी क्वांटिटी है, मान लो 1 ml में से, एग्जांपल ले लीजिएगा, 1 ml में से आपके 5 बूंद बनेगी, 1 ml में से कितनी बूंद बनेगी, 5 बूंद, ध्यान से सुनिएगा, कितनी ड्रॉप बनेगी 1 ml से, 5 मॉलिक्यूल, 1 ml से 5 मॉलिक्यूल बनेंगे, ठीक है, तो 100 से कितने बनेंगे, 500, इधर भी 500 बने, इधर भी 500 बने, हाँ या ना। अब 500 में से मान लो 50 पहले ही मौजूद है ना, तो यहाँ पर कुल कितने रह गए, 450। यहाँ पे कितने हैं भैया, 3 है मॉलिक्यूल, मान लो 5 मान लो 10 मान लो भैया, 50 से तो क्या हो गया 10 रुपए, यहाँ पे कितने करने पड़ेंगे तुम्हें, 400 रुपए, तो डिफरेंस हुआ, इससे ज्यादा बॉइल कर, तो यानी कि जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है उसको कंप्लीटली वेपोराइज करने के लिए मुझे टेम्परेचर कम देना पड़ेगा। दैट मींस बॉइल करने के लिए बॉइलिंग पॉइंट उसका क्या होगा, कम होगा। याद रखिएगा, ये आगे की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, काम करेगी। वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, किसी का जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट मतलब उतना ही टेम्परेचर देना पड़ रहा है उसको बॉइल करने के लिए, यानी कि उसका वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा। बोलो भाई, नहीं आई, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं प्योरिटी ऑफ लिक्विड। भाई प्योर लिक्विड का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू किसका, सॉल्वेंट के। कारण क्या है, देखो प्योर सॉल्वेंट है, सरफेस पे केवल किसके पार्टिकल है, प्योर लिक्विड के ही है, तो जब सरफेस पर प्योर लिक्विड के पार्टिकल होंगे, वेपर में भी किसके होंगे, प्योर लिक्विड के होंगे। यहां पर जब आपने सॉल्यूट भी ऐड कर दे तो सरफेस पर लिक्विड के साथ साथ सॉल्यूट के भी तो पार्टिकल है, और सॉल्यूट अगर नॉन वोलेटाइल, अब देखो ध्यान सुनिएगा, मान लो पहले यहां सरफेस पर कितने पार्टिकल थे सॉल्वेंट के, 10, यहां पर कुल कितने रह गए, 5 रह गए, हाँ है ना, तो वेपर प्रेशर घटेगा नहीं घटेगा, तो ये क्या है कि प्योर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होगा वो सॉल्यूशन से क्या होगा, ज्यादा होगा। अब ये वेपर प्रेशर क्यों पढ़ा रहे सर हम, वेपर प्रेशर आपके बारे में इसमें बात करी थी राउल्ट्स में, तो क्या था भैया अगला लो हमारा राउल्ट्स लॉ। टेक्निकली राउल्ट्स लॉ और हेनरी लॉ एक ही चीज है, टेक्निकली राउल्ट्स लॉ और हेनरी लॉ क्या है भाई, एक ही चीज है। प्रॉब्लम कहां है सर, प्रॉब्लम इस बात में है कि राउल्ट्स लॉ जो था वो वोलेटाइल लिक्विड के लिए था, और हेनरी लॉ किसके लिए है, गैस के लिए, याद रखें, ठीक है। चलिए, तो राउल्ट्स ने क्या कहा, राउल्ट्स ने एक लॉ दिया, राउल्ट्स लॉ से बोलते हैं कि फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, कैसे लिक्विड है भैया, वोलेटाइल, सॉल्यूट भी वोलेटाइल, सॉल्वेंट भी वोलेटाइल, जो पार्शियल वेपर प्रेशर है ऑफ ईच कंपोनेंट, वैसे दोनों वोलेटाइल है तो दोनों की वेपर मिलेगी, दोनों को अपना अपना प्रेशर लगेगा लिक्विड सरफेस पर, तो जो ईच कंपोनेंट का सॉल्यूशन का है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उस गैस के, उस लिक्विड के, जितना वो उसके अंदर मोल फ्रैक्शन मौजूद होंगे उस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी जिसकी जितनी ज्यादा क्वांटिटी उसका उतना ज्यादा क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा। समझ में आ रही बात, ये बात किसने बोली थी भैया, राउल्ट्स लॉ। ऐसा कितने टाइम की होगी यार वीडियो, 37 मिनट की होगी, काफी लंबा लेक्चर हो जाएगा आपका, चलेगा। तो दो केस है यहाँ पर, दो केस है यहाँ पर राउल्ट्स लॉ के, एक था सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही क्या है हमारे, वोलेटाइल है, एक हमारा सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल होगा और सॉल्वेंट क्या होगा हमारा, वोलेटाइल होगा, ठीक है। तो ये क्लास में लूंगा अगली क्लास में, ठीक है, काफी कंटेंट हो जाएगा, 37 मिनट हो गए ना, हाँ तो बहुत, चलो ये कंप्लीट करा देता हूं मैं, राउल्ट्स लॉ वाला ये कंप्लीट करा देता हूं, ठीक है। चलिए, तो यहां पर क्या निकलता है नतीजा, यहां पर नतीजा ये है सर के P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, आया ना, ध्यान सुनिएगा, ये तो स्टैंडर्ड कंडीशन है जो हमने पहले भी करा, लेकिन इस बार दोनों ही वोलेटाइल है तो दोनों ही ईच कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट A मान लिया, एक क्या मान लिया P, तो ये PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X से होगा, हाँ,
ये पीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सबी होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना। याद करो पहले तो भैया गैस इस फॉर्म में क्या थी, अलग से गैस लाए थे। इस बार क्या है, गैस किसकी बन रही, उसी लिक्विड की बन रही। तो उसी लिक्विड का प्योर वेपर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए पी ए इज इक्वल टू क्या ले लिया मैंने, पी नोट ए एक्स ए। पी नोट ए क्या है कि उस लिक्विड का जब तुमने सॉल्यूशन नहीं बनाया प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर कितना है, जो कि ऑब्वियस बात है ज्यादा होगा। ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, पीबी इज इक्वल टू पी नोट बी, और ये क्या हो जाएगी हमारे एक्स बी के बराबर हो जाएगी, हाँ है ना। समझ में आ रही बात। तो केस वन बेटा हमारा यही है, केस वन के बारे में हम यही पर बात करते हैं कि जहां पर हमारा क्या है, जहां पर हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या है, वोलेटाइल है। ठीक है भैया, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात है। चलिए शुरू करें। देखो सर मेरे पास में दो लिक्विड है, एक लिक्विड हमारा ए हुआ और एक क्या हुआ मेरा बी हुआ, एक क्या हुआ ए हुआ, एक हुआ बी। ए का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर कितना है, पी नोट ए। बी का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर कितना है, पी नोट बी। अब ये अलग अलग है। अब मैंने क्या किया, दोनों को मिक्स कर दिया, तो पी नोट ए से वेपर प्रेशर घट करके कितना रह गया, पी ए। पी नोट बी से वेपर प्रेशर घट करके कितना रह गया, पी बी। क्योंकि अब सरफेस पर, पहले जब ये प्योर था तो सरफेस पर केवल ए के मॉलिक्यूल थे, जब ये प्योर था सरफेस पर केवल बी के मॉलिक्यूल थे। दोनों को मिक्स करते सरफेस पर दोनों को मॉलिक्यूल आ गए, तो पहले से तो कम हो गया, नहीं होगा, ठीक है चलिएगा। ये कितना कम होगा ये इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि मोल फ्रैक्शन ए के कितने हैं, आएगा। ये कितना कम होगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी में कितना होगा। याद करो मैंने आपको एक लाइन पीछे क्या बोली थी कि वेपर प्रेशर जो है वो कंटेनर पर और अमाउंट ऑफ लिक्विड पर डिपेंड नहीं करता, वो वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए क्या चाहिए, कांस्टेंट चाहिए, तो प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर लगा दो ना, इजी हो जाएगा। क्या हो गया, पी ए इज इक्वल टू पी नोट बी एक्स बी, सॉरी पी नोट ए एक्स ए, और पी बी इज इक्वल टू क्या आ गया भैया हमारा, पी नोट बी एक्स बी। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब डाल्टन ने एक लॉ दिया था, डाल्टन ने कहा था जितने भी कंपोनेंट है सबका टोटल वेपर प्रेशर ईच कंपोनेंट के वेपर प्रेशर के सम के बराबर होगा। समझ में आ रही बात। तो हम क्या करें, पी टोटल अगर मुझे निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ए का वेपर प्रेशर टोटल और बी का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के अंदर। पी ए की वैल्यू कितनी है भाई, पी नोट ए एक्स ए, और पी बी की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, पी नोट बी एक्स बी। तो ये क्या हो गया हमारा, पी टोटल हो गया। अरे हो गया कि नहीं हो गया बताओ भाई, हो गया नहीं हो गया। अच्छा मैंने आपको पहले कहा था कि ए हमारा क्या है, सॉल्वेंट मानना है, और बी हमारा क्या है बेटा, बी हमारा मानना है सॉल्यूट। ये मैंने आपको पहले कहा था। आप मानो कुछ भी मान लो, लेकिन एनसीईआरटी में यही क्रम फॉलो हो रहा है, तो इसी को क्या करना है, थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है भाई, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात है। तो ए क्या है हमारा, सॉल्वेंट है, बी क्या है हमारा, सॉल्यूट है। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हमें सॉल्वेंट को रिप्लेस कर दो, किससे कर दो, सॉल्वेंट से कर दो। क्या करना, सॉल्वेंट क्या है, ए, तो हम जानते हैं एक्स ए इज इक्वल टू एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू क्या हो गया 1, है ना। तो एक्स बी इज इक्वल टू, सॉरी एक्स ए इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 1 माइनस एक्स बी। तो ये 1 माइनस एक्स बी क्या मैं इस एक्स ए की जगह पर रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। तो पी टोटल इज इक्वल टू क्या आ गया भैया हमारा, पी नोट ए इंटू 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नोट बी, और ये क्या हो गया हमारा एक्स बी आ गया। अरे आगे के नहीं आगे आप चाहे सॉल्व करना, सॉल्व कर लो, ऐसे छोड़ना चाहते हो ऐसे छोड़ दो। तो क्या बन जाएगा, पी नोट ए माइनस पी नोट बी एक्स बी, ये तो हो गया पी नोट ए माइनस पी नोट बी एक्स बी प्लस, सॉरी पी नोट ए एक्स बी प्लस पी नोट बी एक्स बी। ऐसे ही होगा कि नहीं होगा, ठीक है। इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकता हूं मैं, एक्स बी कॉमन ले सकता हूं, यहाँ पे लिख दू भाई, जल्दी से बस आ गया। तो ये क्या होगा, तो पी टोटल इज इक्वल टू क्या आ गया तुम्हारा, पी नोट ए माइनस एक्स बी कॉमन ले लिया, पी नोट ए प्लस का एक्स बी कॉमन ले लो यहां से, ठीक है। तो क्या बन गए, पी नोट बी माइनस पी नोट ए। अरे यही हुआ कि नहीं हुआ, देख लो। अगर मैं एक्स बी को मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस पी नोट ए एक्स बी आएगा ना, ये प्लस का पी नोट बी। अरे बस समझ। तो ये तुम्हारे क्या है, तुम्हारी फाइनल। ये आप करना चाहे तो कर लें, मैं बता रहा हूँ कि किस किस फॉर्म में आपका आ सकता है। ये इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट हो सकता है, इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट हो सकता है। सारी बात समझ में। तो ये आपको क्या रखना है भाई, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। अब इसका ग्राफ बनता है, क्या बनता है भाई, इसका एक ग्राफ बनता है। तो ग्राफ बनेगा इन 3 इक्वेशन का, एक इक्वेशन 1, एक इक्वेशन 2 और एक इक्वेशन 3। सारी बात समझ में चलेगा। तो मैं यहाँ पर ग्राफ बना देता हूँ। सबसे पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूँ। पहली इक्वेशन थी मेरे पास में पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए। दूसरी इक्वेशन थी पी बी इज इक्वल टू पी नोट बी एक्स बी। तीसरी इक्वेशन थी मेरे पास में पी डी इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। अबे यही थी क्या, हाँ। एक और इक्वेशन याद रखना है कि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया। अरे बस में क्लियर है। 4 इक्वेशन पर आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना। तो मैंने क्या किया, मैंने एक ग्राफ बनाया। अब ग्राफ बनाने के लिए मैंने 2 वाई एक्सिस ले ली, एक क्या ले ली, एक्स एक्सिस ले ली। ध्यान से देखना, ये लाइन किसकी है भैया, प्रेशर की है। ये लाइन किसकी है, प्रेशर की। और ये लाइन किसकी है,
मोल फ्रैक्शन, इसकी है भाई मोल फ्रैक्शन। यहां पर मैं एक्स ए ले लिया और क्या ले लिया, एक्स बी ले लिया, ठीक है, इनिशियल कंडीशन में। और यहां पर क्या ले लिया मैंने, यहां पर भी एक्स ए और यहां पर भी क्या ले लिया, एक्स ए। भाई जब तक रिएक्शन शुरू नहीं हुई कोई तो मैंने जीरो मान लिया। अगर मैं यहाँ पर एक्स ए की वैल्यू क्या मान लू, जीरो मान लो, तो एक्स बी की वैल्यू कितनी होगी, 1। देख लो, एक्स ए की वैल्यू जीरो रखते एक्स बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। और अगर एक्स की वैल्यू यहाँ पर जीरो तो मैक्सिमम एक्स की वैल्यू कितनी जाएगी, 1 पर जाएगी। तो एक्स बी की वैल्यू कितनी हो गई, 0। हमारी बात समझ। इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना शुरू करिएगा। सबसे पहले इक्वेशन के बारे में बात करता हूं। सबसे पहले इक्वेशन है P इक्वल टू पी नोट एक्स ए। इस पॉइंट पर आपको रखना है, इस पॉइंट पर एक्स ए की वैल्यू कितनी है, 0। एक्स ए की वैल्यू कितनी है, 0। अगर मैं एक्स ए की वैल्यू यहां पर 0 रखता हूं, पी ए की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0। तो पी ए का पहला कोऑर्डिनेट मुझे कहां मिला, यहां पर मिला। ये कोऑर्डिनेट कौन सा है भैया, ये कोऑर्डिनेट मिला मुझे पी ए का। कोई दिक्कत वाली बात है। इसी लाइन पर मैं निकालूंगा दूसरी इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या है, सॉरी, पीए मैंने यहां पर निकाला। अब पीए का सेकंड कोऑर्डिनेट कहां निकालो, यहां पर। पीए में एक्स ए की वैल्यू में क्या रखता हूं, यहां पर 1 रखता हूं। तो एक्स ए की वैल्यू 1 रखूंगा तो पीए इक्वल टू कितना आ जाएगा, पी नोट है। वो पी नोट है, मान लो मैंने क्या रख दिया, वो पी नोट है मैंने यहां पर रख दिया। कोई दिक्कत वाली बात है भैया, कोई दिक्कत वाली बात। ये मैक्सिमम है ए का, ठीक है। तो ये पहली लाइन मैंने पी ए से लेकर के पी नोट रख के मैंने क्या कर दिया, ग्राफ ड्रॉ। कोई दिक्कत। ये ग्राफ हो गया तुम्हारे इक्वेशन नंबर 1 का, इधर भी और इधर भी, ठीक है। अब चलते हैं पीबी की तरफ को। पीबी में एक्सबी की वैल्यू क्या है, यहां पर 1 रखनी मुझे। क्यों रखूंगा, क्योंकि यहां पर कोऑर्डिनेट क्या रहा, 1 आ रहा। एक्सबी की वैल्यू 1 रखने पर पीबी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, पी नोट बी के। मान लो पी नोट बी मैंने क्या मान लिया, मैंने यहां कहीं मान लिया, पी नोट बी यहां कहीं मान लिया। अब इस ग्राफ को देखकर एक चीज समझ में और आ रही है, वो क्या है कि सर पी नोट बी की जो वेपर प्रेशर है वो ज्यादा है इससे, पी नोट ए से। देख लो, पी नोट ए है ना, पी नोट बी है ना, सारी बात क्लियर है। तो इस पॉइंट पर पी नोट बी की वैल्यू क्या मिलेगी, यहां मिलेगी। इस पॉइंट पर पी नोट बी यानी एक्सबी की वैल्यू कितनी है, 0। अगर मैं यहाँ पर एक्सबी की वैल्यू 0 रख रहा हूं तो पीबी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0। तो सेकंड कोऑर्डिनेट मुझे कहां मिलेगा, मिलेगा। यानी कि इस बार मुझे लाइन क्या करनी है, ये ड्रॉ करनी है। ये इक्वेशन नंबर 2 का। कोई दिक्कत वाली बात है। अब हम बात करते हैं बॉस इक्वेशन नंबर 3 को लेकर के। किसको लेकर के, इक्वेशन नंबर 3। पी टोटल इज इक्वल टू पी नोट एक्स। ध्यान सुनिएगा, इस पॉइंट पर अगर मैं पी टोटल निकालने की कोशिश करता हूं तो पी नोट ए एक्स ए की वैल्यू कितनी, 0। तो पी नोट एक्स ए की पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 प्लस पी नोट बी एक्सबी की वैल्यू कितनी, 1। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी नोट बी हो जाएगी। यानी पी टोटल की वैल्यू किसके बराबर आएगी, पी नोट बी के। यानी कि वो ये वाला पॉइंट मुझे यहां से मिल जाएगा। समझ में आ रही बात, क्लियर है। इस पॉइंट पर एक्सबी की वैल्यू 0 है, एक्सबी की वैल्यू 0 तो पूरी 0। तो पी टोटल किसके बराबर आ जाएगा, पी नोट ए के बराबर आ जाएगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू यहां पर 1 है, यानी कि ये आ गया। तो इस पॉइंट को अगर मैं मिला देता हूं तो ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा आ गया इक्वेशन नंबर 3। समझ में आ रही बात। ये 3 है किसके लिए, पी टोटल के लिए। ये फर्स्ट है किसके लिए, ए के प्रेशर के लिए। ये 2 है किसके लिए, पीबी के लिए, दूसरे के प्रेशर के लिए। समझ में आ रही बात। तो ये केस वन था जब आपके दोनों ही लिक्विड क्या है, दोनों ही लिक्विड आपके भैया वोलेटाइल होंगे। ये आपको क्या रखना है भाई, ध्यान रखना। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर, अरे कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है, क्लियर है भाई, चलेगा। तो ये क्या था हमारा केस वन वोलेटाइल सॉल्यूट है, ठीक है। डाल्टन लो पार्शियल प्रेशर वही बताया मैंने, टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा, पीए प्लस पीबी के बराबर होगा। ये ऑलरेडी आपको बता चुका। रिलेशन बिटवीन राउल्ट्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ, ये आपको ध्यान रखना है कि डाल्टन ने भी लॉ दिया, राउल्ट्स ने भी लॉ दिया। तो उसने क्या बोला, डाल्टन ने बोला कि पार्शियल प्रेशर किसी भी कंपोनेंट का, पार्शियल प्रेशर जब आप किसी भी कंपोनेंट का कैलकुलेट करोगे, यानी कि आप चाहे तो पीए कैलकुलेट करो या पीबी कैलकुलेट करो। मान लो लेट अस सपोज में क्या करा, पीए कैलकुलेट करा तो वो किसके बराबर होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट इन किसके फेज में, वेपर फेज में। ध्यान से सुनिएगा कि वो जो वेपर थी, मतलब जो उसके अंदर दूसरा लिक्विड था, वो पर्टिकुलर लिक्विड फॉर्म में भी था और वेपर फॉर्म में भी था। हरी बात समझ में। तो वेपर फॉर्म में उस गैस का या उस लिक्विड का कितना वेपर प्रेशर हो, तो उसको अगर लिक्विड फॉर्म में था एक्स ए से डिनोट करेंगे, और वेपर फेज वाले को हम किससे डिनोट करेंगे, वाई ए या गामा ए भी बोल सकते हैं। और इनटू में क्या हो जाएगा हमारा पी टोटल। तो ये हमारी इक्वेशन आती है, ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर है। देखो ध्यान सुनिएगा, ये तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन है। तो अगर पीए की इक्वेशन ये है तो पीबी की इक्वेशन क्या बनेगी, वाई ए इंटू पीटी बनेगी। हाँ, अकॉर्डिंग टू रोड्स क्या था, पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए था। ये भी पीए की वैल्यू, ये भी, तो क्या ये इक्वेट कर सकता हूँ, गामा ए इज इक्वल टू ये। हरी बात समझ में। तो ये तो मैंने लिखा पी नोट एक्स इज इक्वल टू ये और ये। हरी बात समझ में, सेम है, कोई कहानी यहाँ पर अलग से नहीं, ठीक है भाई, क्लियर है। अब हम केस 2 के बारे में बात करते हैं। चलो भाई, तो बेटा सेकंड केस है हमारा। सेकंड केस क्या है, वोलेटाइल सॉल्यूट और नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट लेते। ध्यान सुनिएगा, वो गलत हो गया ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होना चाहिए था। कैसा होना चाहिए था, नॉन वोलेटाइल
सॉल्यूट होना चाहिए था और वोलेटाइल क्या होना चाहिए, सॉल्वेंट होना चाहिए। समझ में आ रही बात, क्लियर है, ध्यान सुनिएगा। सॉल्यूट क्या है मेरा, सॉल्यूट है मेरा बी, सॉल्वेंट क्या है मेरा ए, ध्यान से सुनना इंपॉर्टेंट है। तो ए का जो पी ए आएगा निकल के वो किसके बराबर होगा, पी नोट एक्स ए के, पहले पढ़ लिया आपने, ध्यान सुनिएगा। पी बी किसके बराबर था, पी बी बराबर था पी नोट बी एक्स बी के, लेकिन इस बार नॉन वोलेटाइल बी होने की वजह से इसका जो पी नोट बी है वो कैसा हो गया, वो हो गया जीरो, है ना। तो ये पूरी की पूरी फ्रैक्शन कैसी हो गई, जीरो हो गई। सारी बात समझ। पी टोटल क्या होता है सर, पी टोटल होता है पी ए प्लस पी बी डाल्टन के अकॉर्डिंग। अरे होगा कि नहीं होगा। पी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है सर, पी ए की वैल्यू है पी नोट ए एक्स ए और पीबी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर जीरो है। तो ये टोटल प्रेशर किस पर डिपेंड करेगा सर, टोटल प्रेशर डिपेंड करेगा किसके ऊपर, वोलेटाइल सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। हालांकि नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट ऐड करने पर वेपर प्रेशर कम होगा, यानी पी नोट ए की वैल्यू ज्यादा होगी पी टोटल से, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत वाली बात है, कोई दिक्कत नहीं है। हम जानते हैं सर एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। तो अगर मैं यहाँ से एक्स बी ए की वैल्यू निकालूं तो ये क्या हो गया हमारा 1 माइनस एक्स बी, हो गया नहीं हो गया। इस 1 माइनस एक्स बी को कहां रख दो, यहाँ पर रख दो। तो पी टोटल इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा, पी नोट ए इंटू में क्या हो गया 1 माइनस एक्स बी हो गया कि नहीं हो गया। पी नोट ए के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, पी नोट ए माइनस पी नोट ए एक्स बी। अरे बोलो भाई, कोई दिक्कत वाली बात है। ये किसके बराबर हो गया तुम्हारा, ये बराबर हो गया आपके इसके बराबर, क्या बोलते हैं, पी टोटल के बराबर हमारा निकल के आ गया। तो टोटल प्रेशर अगर मुझे निकालना है, पी टोटल इज इक्वल टू ये किसके बराबर हो गया, पी नोट ए माइनस पी नोट ए एक्स बी के बराबर। अरे हो गया कि नहीं हो गया भाई, बता दो यार, हो गया, क्लियर है। तो इतना क्या रखना है आपको ध्यान रखना। तो यानी कि जब टोटल प्रेशर आप निकालेंगे तो वो क्या निकालेंगे, वो इस तरीके से निकालेंगे। अब आगे चलकर ना, आगे चल करके आपको यहाँ पर कुछ चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। क्या चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, आगे चल करके आपको ये वाली चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि आगे चलकर आपको प्रॉपर्टी आएगी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी होती है रिलेटिव लॉबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो उसका ही ये डेरिवेशन है बेसिकली। तो यहां तक के तो ये तो खत्म हो जाता है बेसिकली, ठीक। अगर मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करूं तो मैं ग्राफ भी बना सकता हूं, यहाँ पर पीए का ग्राफ बन सकता है, पीवी का ग्राफ बन सकता है, लेकिन तुम्हारा जो पी टोटल का ग्राफ है वो भी आप बना सकते हो बेसिकली। वही सेम पैटर्न पर आप बना सकते हैं जैसे कि मैंने कहा था, क्योंकि यहाँ पर एक है, एक क्या होगा तुम्हारा प्रेशर, ये क्या हो गया आपका मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन पर यहाँ पर एक्स ए की वैल्यू 0 है तो एक्स बी की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। और यहाँ पर तुम्हारा एक्स ए की वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, तो एक्स बी की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। अरे रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा। अब पहले वाली इक्वेशन है, दूसरे वाली तो पीबी तो 0 ही है, उसको तो आप छोड़ ही दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर पी नोट बी एक्स बी का कोई रोल नहीं है, तो पी ए आपको रखनी। पी ए अगर एक्स इक्वल टू 0 रखोगे तो पहला वो कोऑर्डिनेट कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, है ना। और अगर आप इसमें एक्स ए की वैल्यू यहाँ पर क्या रखोगे, 1 रखोगे, तो ये कोऑर्डिनेट आपको जाकर के कहीं यहाँ मिलेगा। तो एक सिंपल सीधी लाइन इसी तरह से आपको देखने मिलेगी। ये लाइन इसकी होगी तुम्हारी पीए की होगी। समझ में आ रही बात। पी टोटल भी अगर मैं आपको निकाल लूं तो ये तुम्हारा पीए है यहाँ पर, और ये तुम्हारा क्या आ गया भाई, तुम्हारा आ गया पी नोट। इस पी टोटल की अगर मैं लाइन रखूं यहाँ पर क्या है, तो वो आपका पी टोटल कहां से निकाला था मैंने, पी टोटल मैंने आपका निकाला था, तो यही आपका क्या होगा, यही आपका पी टोटल होगा। तो उसमें ग्राफ क्या था, उसमें ग्राफ आपका इस तरीके से था, ये आपका ऐसे था, एक ऐसे था, है ना, और एक क्या था, ऐसे था। इसमें केवल एक ही ग्राफ होगा, और वो ग्राफ क्या बनेगा, वो ग्राफ बनेगा इस तरह से। और उसका रीजन यही है क्योंकि यहाँ पर पीवी की वैल्यू यहाँ पर क्या है भाई, 0 है। समझ में आ रही बात। तो इतना तो हमने क्या कर लिया था भाई, ये इतना तो हमने यहाँ पर ये पढ़ लिया था, कोई दिक्कत वाली बात। चलिए अब हम थोड़ा सा इसको आगे की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा क्या बढ़ते हैं भैया, आगे की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा क्या बढ़ते हैं भैया, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब मुझे एक बात बताओ कि पी टोटल की वैल्यू, ये पी टोटल अगर आप देखें तो क्या ये पीए के बराबर है, नहीं है बेसिकली, जाहिर सी बात है। और यहाँ पर पी टोटल की वैल्यू पी नोट ए से क्या है, कम है। तो मैं पी टोटल उधर ले जाऊं, पी नोट ए इधर ले जाऊं, तो वैल्यू मेरी क्या बनेगी, पी नोट ए माइनस पी टोटल इज इक्वल टू क्या बन गया, पी नोट ए एक्स बी बन गया। ये इक्वेशन बनेगी कि नहीं बनेगी। और अगर मैं यहाँ से एक्स बी की वैल्यू निकालूं तो वो किसके बराबर आएगी, पी नोट ए माइनस पी टोटल डिवाइडेड बाई पी नोट ए। और इसी को मैं क्या बोलूंगा, इसी को बोलता हूं डेल्टा पी। डेल्टा पी का मतलब चेंज इन वेपर प्रेशर। आ रही बात समझ में, क्लियर है। तो
मेरे पास में एक नई फ्रैक्शन बन गई, वो क्या है कि डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू क्या है एक्स बी। अब देखिएगा प्योर सॉल्वेंट में वोलेटाइल सॉल्वेंट में कितना वेपर प्रेशर में चेंज आएगा, ये इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने सॉल्यूट के कितने मोल फ्रैक्शन यहां पर क्या किए, ऐड करिए। और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, RLVP, बोले तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के नाम से जाना जाएगा। समझ में आ रही बात आपको? अब मैं इसे मिटा दे रहा हूं। तो इक्वेशन मेरी क्या बनी, इक्वेशन मेरी बनी सर डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू क्या बना, एक्स बी बना, हाँ ना। एक्स बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, इसको मैं कैसे डिनोट कर सकता हूं, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, हाँ ना, ठीक है। अब भैया मोल जो सॉल्यूट के हैं वो सॉल्वेंट के मुकाबले में बहुत कम है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी क्या होंगे, बहुत कम होंगे वन के हिसाब से। तो एनबी को मैं क्या कर दूंगा, निगलेक्ट कर दूंगा। सारी बस में भाई वन से काफी छोटा होगा और एनए के कंपैरिजन में भी इतना छोटा होगा जैसे आटे में नमक, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मेरा क्या बनेगा, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू ये बनेगा तुम्हारा एन बी अपॉन एन ए, और ये ही वैल्यू किसके बराबर होगी, हमारे एक्स बी के बराबर होगी, हाँ है ना। अब इस फॉर्मूले को आप डिराइव कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, वेट ऑफ बी डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी, इनटू में क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स को क्या करेंगे, वेट ऑफ ए, इनटू में क्या आ गया आपका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए। तो ये आपको क्या रखना है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। एक पॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है जिसका नाम क्या है, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वो मैंने आपको क्या कर दी, यहीं पर करा है। समझ में आ रही बात? और ये हमारा बेटा क्या था, यहाँ पर आकर के हमारा राउंड्स लॉ बिल्कुल खत्म होता है। बोलो भाई समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ये दो केस से, दोनों के दोनों केस मैंने आपको यहाँ पर क्या कर दी, बता दें। राउंड्स लॉ हेनरी लॉ का स्पेशल केस है, वो कैसे, हेनरी लॉ गैसेस के लिए था और राउंड्स लॉ किसके लिए था, हमारा वोलेटाइल लिक्विड के लिए था। अब अगली क्लास में हम बात करेंगे भाई आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। समझ में आ रही बात? तो ये केमिस्ट्री का लेक्चर है भाई, इसके नोट्स बना लीजिएगा और बाकी ध्यान से पढ़ते रहे, क्वेश्चन करते रहे, और इसी के साथ हमारे आज के मुख्य समाचार समाप्त।